सुप्रभात बच्चों, आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे। सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है, अर्थात 1916 से लेकर के और 1977 तक इन्होंने रचनाएं की हैं। सन 1977 में इनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्णकिरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी को उनके भावों की अभिव्यक्ति और शब्दों का सटीक प्रयोग करने के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा को सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है और उस रोमांच की अभिव्यक्ति यह कविता ग्रामश्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। फैली खेतों में दूर तलक की खेतों में दूर तक मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, लिपटी जिसके सूर्य की किरणें उस हरियाली पर सूर्य की किरणें चांदी की जाली की तरह उज्जवल और चमकीली हैं। हरे तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक और तिनकों पर किरण पड़ने पर तिनकों पर सूर्य की किरण पड़ने के कारण उनकी पत्तियां ऐसी चमक रही हैं मानो उनमें हरे रंग से खून बह रहा हो। हरित रुधिर है रहा झलक अर्थात हरे रंग से खून बह रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ अर्थात हरियाली से सुशोभित जो धरती पर नीला और स्वच्छ आकाश एक फलक की तरह झुका हुआ दिखाई दे रहा है। नभ का चीर निर्मल नील फलक की आकाश का जो नील फलक है वह झुका हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि गांव के खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है और उस हरियाली पर सूर्य की किरणें चांदी की जाली की तरह उज्जवल और चमकीली शोभायमान है और हरी हरी घास के तिनकों पर सूर्य की जो किरणें गिर रही है उन किरणों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हरे रंग में खून बहता हुआ हो और यह धरती और आकाश एक पट अर्थात एक फलक की तरफ झुका हुआ है। आशय यह है कि गांव की प्राकृतिक परिवेश अति मनोरम और सुंदर है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसरी नीली। रोमांचित सी लगती वसुधा
यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो धरती प्रसन्नता से पुलकित और रोमांचित हो रही हो और उसके तन पर जो गेहूं और जौ की बालियां उगाई हैं और हर हर सनई यानी सन की सुनहरी जो फलियां हैं, सोने की अर्थात सुनहरी जो फलियां हैं वो ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे पृथ्वी की कमर पर बंधी हुई किंकणियां, कमर पर बांधा जाने वाला घुंघरूदार गहना तो कि पृथ्वी की कमर पर बंधी हुई सोने की सुंदर शोभाशाली सुंदर किंकणी अर्थात करदनी हो। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, तैलाक्त यानी तेल वाली, और पीले पीले फूली सरसों, पीली पीली की सरसों के पीले रंगों की और सुगंध से महकती हुई यह धरती तैलाक्त गंध तेल की खुशबू से सुशोभित हो रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, और सरसों की जो पीले पीले फूल निकल आए हैं फसलों के, उस फूलों में से तेल की जो खुशबू और महक है वह गंध आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही और हरी भरी धरती को सुंदरता से झांक रही यानी देख रही है। नीलम की कली तीसी नीली, नीलम की कलियों जैसे अलसी के नीले फूल झांकने लगे हैं। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गेहूं में बालियां आ गई हैं, जौ और गेहूं में बालियां आ गई है और इन बालियों के जो तीखे तुस होते हैं उन्हें देखकर कवि कल्पना करके कह रहा है कि इससे मानो धरती को रोमांच हो गया है। खेतों में हरहर और सनई की फलियां पककर सोने के समान पीली हो गई है और उनकी फलियों से करदनी की भांति बजने लगी है। अर्थात अरहर और सनई की जो फली है वो पक करके तैयार हो जाने पर पीले रंग की हो जाती है और उनसे घुंघरू जैसी आवाज आने लग जाती है उनके बीजों से। तो खेतों में चारों ओर सरसों के पीले फूलों से लद गई है और इन जिसकी जो भीनी तेलीय गंध है वह वातावरण में फैल रही है। यह धरती हरी भरी सुंदरता को निहारने के लिए अलसी के जो नीचे फूल भी झांकने लगे हैं, अर्थात अलसी के जो फूल हैं वह नीचे की ओर झुक गए हैं। वे नीलम की कलियां जैसे प्रतीत हो रहे हैं और वो नीलम की कलियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। रंग रंग के फूलों में निर्मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूल फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, यहाँ पर कवि कहते हैं कि गांव की जो छटा है वह खेतों में अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और हंस रही सखियां मटर खड़ी और उन्हीं के बीच में मटर के पौधे मानो हंस रहे हों। मखमली पेटियों से लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी, और मखमल की ये जो मटर फलियां हैं यह मखमल की पेटियों के समान लटक रही है और जिनमें बीजों की लड़ी सुरक्षित है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और अनेक रंगों के सुंदर फूल सजे हुए हैं, उन पर तरह तरह के रंगों की तितलियां उड़ रही हैं। फूल फिरते हैं स्वयं पर, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, और उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि जो फूल है वह प्रसन्नता पूर्वक एक सिरे से दूसरे सिरे पर उड़ते हुए फिर रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महक के कटहल मुकुलित जामुन, जंगल से झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से अर्थात आम की जो बैर है बगर है उससे लद गई अमृतरु डाली की आम की जो डालियां हैं वह लद गई है, अर्थात आम के पेड़ पर बगर आ गया है।
झड़ रहे ढाक पीपल के दल, और पतझड़ ऋतु के आने से ढाक और पीपल के पत्ते पेड़ से झड़ रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल मस्त होकर के कूक रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, और कटहल का जो पेड़ है वह महक उठा है और अधखिले जामुन उगाए हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में झरबेरी बेरों से लद गई है, अर्थात जो बेर की झाड़ियां हैं वह बेरों से लद गई है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। फूले आड़ू नींबू और अनार आदि के वृक्षों पर फूल खिलने के साथ साथ ही आलू गोभी बैंगन और मूली आदि सब्जियां भी पैदा हो गई हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर। आंवली से तरु की डाल जड़ी, लहलह पालक महमय धनिया। लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल। मिर्चों की बड़ी हरी थैली। पीले मीठे अमरूदों में, कवि कहते हैं कि अब अमरूद पीले और मीठे हो गए हैं और उन पर लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, उन पर लाल लाल निशान पड़ गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, और जो बेर है वह भी पक करके मीठे और सुनहरे हो गए हैं। आंवली से तरु की डाल जड़ी, और आंवलों से पेड़ की डाले फलों से लद गई है। लहले पालक महमे धनिया, और पालक की खेती लहलाने लगी है और धनिया महकने लगा है। लौकी और सेम फली फैली, और लौकी और सेम की फलियां लगकर चारों ओर फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और टमाटर मखमली लाल हो गए हैं, तथा मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों के गुच्छे एक बड़ी हरी थैली जैसे उग आए हैं। बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती शरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी स्वारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। बालों के अर्थात मिट्टी के, यहाँ पर कवि कहते हैं गंगा की सतरंगी रेती, गंगा नदी के किनारे पर फैली हुई सतरंगी जो रेत बनी हुई है उसमें जो टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बनी हुई है वह सांपों के चलने जैसे निशानों को व्यक्त करती है। अर्थात गंगा नदी के किनारे फैली सतरंगी रेत में बनी हुई टेढ़ी मेढ़ी जो लाइनें हैं वह सांपों के चलने के निशान जैसी बनी हुई है। सुंदर लगती शरपत शाही तट पर तरबूजों की खेती, और अत्यधिक सुंदर लगती है गंगा के किनारे सरपत के सुंदर पौधे हैं और रेत में तरबूजों की खेती होती है। उंगली की कंगी से बुगले कलंगी स्वारते हैं कोई। अंगुली अर्थात बुगले हैं वो बगुले अपने पैरों की अंगुलियों से कलंगी स्वारते हैं। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। तिरते तैरते हुए जल में अर्थात चकवा जो पक्षी है वह सुरखाब यानी चकवा पक्षी वह जल में तैर रहे हैं और किनारों पर मगरोठी नामक चिड़िया सोई हुई है। अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे जो रेत है उसमें वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, वो सांप की आकृति के समान प्रतीत हो रही है और उसके किनारे पर सरपत के सुंदर पौधे हैं और किनारों के ऊपर तरबूज की खेती होती है। बगुले अपने पैरों से अपनी कलंगी को खुजलाते हैं अर्थात संवार रहे हैं और चकवा पक्षी जल में तैर रहे हैं और किनारे पर मगरोठी नामक चिड़िया सोई हुई है। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। भीगी अंधियाली में निशी की तारक सपनों में से खोए। मकरत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। हंसमुख हरियाली हिम आतप। हिम आतप यानी सर्दी की धूप की हरियाली पर सुनहरी धूप पड़ रही है अर्थात जो हरियाली है हंसमुख हरियाली।
हरियाली पर सुंदर धूप गिरने से सुख से अलसाए से सोए, जिसके कारण उस पर चमक आ गई है। अर्थात गांव की हरियाली सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई सी प्रतीत हो रही है। और सुख से अलसाए से सोए भीगी अंधियाली में निशी की ओर, निशी यानी रात में, जो रात ऐसा लगता है कि वहाँ सारा परिवेश सुख से अलसाया हुआ सोया हुआ सा लगता है। तारक सपनों में से खोए मकृत डिब्बे सा खुला ग्राम। तारे मकृत पन्ना नामक रत्न जो हरे रंग का होता है कि ओस पड़ने पर रात भीगी भीगी सी लग रही है और रात के अंधकार में तारे सपनों में खोए हुए से लग रहे हैं। मकृत डिब्बे सा खुला ग्राम, और वह पूरा गांव हरे रंग के रत्न से बने हुए डिब्बे के समान हरा दिखाई दे रहा है, जिस पर नीलम लब आच्छादन, जिस पर नीला आकाश छाया हुआ है। और वो जो नीला रंग का आकाश छाया हुआ है उसके ऊपर नीले रत्न के समान नीले आकाश का आवरण फैला हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निरुपम अनुपम, हिमांत यानी शीत ऋतु के अंत में शांति छाई हुई है। अर्थात सर्दियां बीतने पर इस गांव में अनुपम शांति छाई हुई है। निज शोभा से हरता जनमन, और इस तरह यह गांव अपनी शोभा से लोगों का मन को हरण कर रहा है, लोगों के मन का हरण कर रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने गांव की सुंदर छटा का वर्णन किया है। धन्यवाद।